नाम है लॉर्ड कॉर्नवॉल। ये वही आदमी है जिसने कुछ महीने पहले दुनिया की सबसे मशहूर कब्र खोदने में मदद की थी, मिस्र के फर्राओ तूतनखामुन की कब्र। और अब वो खुद को मौत के सामने लेटा हुआ मानता है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे ब्लड पॉइजनिंग हो गया है, लेकिन कॉर्नवॉल जानता है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसने खुद बुलाया है। मैं हूं राकेश और प्रेतवास के सीजन 1 शापित कब्रों में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड नंबर 2, फर्राओ का श्राप और तूतनखामुन की आखिरी चेतावनी। अब हम समय में बहुत पीछे चलते हैं, करीबन 3300 साल पीछे। साल 1341 ईसा पूर्व। मिस्र का एक शहर जिसका नाम था अमरना, और इसी शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया जानने वाली थी, तूतनखामुन। लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें पैदा हुई जो उसकी पूरी जिंदगी को एक दर्दनाक कहानी बना देने वाली थी। तूतनखामुन के पिता का नाम था अखेनातेन। ये मिस्र का एक ऐसा फर्राओ था जिसने अपने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। मिस्र के लोग हजारों साल से कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता थे अमून। अखेनातेन ने यह सब कुछ खत्म कर दिया। उसने कहा कि अब सिर्फ एक ही देवता की पूजा होगी, सूर्य देव आतेन। उसने अमून के मंदिर बंद करवा दिए, पुजारियों को सताया और पूरे देश को एक नए धर्म में झोंक दिया। ये फैसला इतना बड़ा था कि मिस्र की जनता, सेना और पुजारी सब उसके दुश्मन बन गए। और इसी अखेनातेन के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम रखा गया तूतनखातेन, जिसका मतलब था आतेन देव की जीवित छवि। लेकिन बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था, वो बीमार पैदा हुआ था। उसके शरीर में कई कमजोरियां थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसके माता पिता का रिश्ता। साल 2010 में जब वैज्ञानिकों ने तूतनखामुन की मम्मी का डीएनए टेस्ट किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उसकी मां कोई और नहीं बल्कि उसके पिता अखेनातेन की सगी बहन थी। प्राचीन मिस्र के शाही परिवारों में ये आम बात थी। खून को शुद्ध रखने के लिए भाई बहन आपस में शादी करते थे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि तूतनखामुन जेनेटिक रूप से बहुत कमजोर पैदा हुआ। उसे क्लब फुट नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका बायां पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। ये ठीक से चल नहीं पाता था और हमेशा लाठी के सहारे रहता था। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी विकार था और उसका तालू भी फटा हुआ था। ये थी तूतनखामुन की शुरुआत, और यही कमजोरी आगे चलकर उसकी मौत की वजह भी बनी। अब आगे सुनिए कैसे ये बीमार बच्चा पूरे मिस्र का राजा बना। साल 1332 ईस्वी पूर्व। तूतनखामुन के पिता अखेनातेन की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के बाद मिस्र की हालत बहुत खराब थी। अर्थव्यवस्था ठप थी, विदेशी संबंध बिगड़ चुके थे और पूरे देश में असंतोष फैला हुआ था। और इसी उथल पुथल के बीच एक 9 साल का बीमार बच्चा मिस्र की गद्दी पर बैठा दिया गया। उसका नाम अब तूतनखामुन कहा जाने लगा। 9 साल का बच्चा जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, उसे मिस्र जैसे विशाल साम्राज्य का फर्राओ बना दिया गया। लेकिन असली ताकत उसके हाथ में नहीं थी। साम्राज्य का कामकाज 2 लोग संभालते थे, वजीर आए और सेनापति होरेमहेब। ये दोनों बहुत महत्वाकांक्षी आदमी थे और दोनों की नजर गद्दी पर थी। राजा बनते ही तूतनखामुन की शादी उसकी सौतेली बहन अखेंसेनुमुन से करवा दी गई। ये शादी भी उसी परंपरा का हिस्सा थी, खून को शुद्ध रखने की परंपरा। लेकिन इस शादी का दर्द आगे चलकर और भी गहरा हुआ, क्योंकि अखेंसेनुमुन ने 2 बार गर्भ धारण किया, तो दोनों ही बार बेटियां समय से पहले मृत पैदा हुई। एक 5 महीने की थी और दूसरी 9 महीने की। इन दोनों अजन्मे बच्चों के शवों को मम्मी बनाकर सुरक्षित रख लिया गया और आज वो छोटी मम्मियां भी तूतनखामुन के मकबरे में ही मौजूद हैं। सोचिए, एक पिता जो अपने दोनों बच्चों को खो चुका हो और खुद भी शायद ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। वजीर और पुजारियों के दबाव में आकर इस छोटे से राजा ने अपने पिता के फैसलों को पलट दिया।
उसने आतेन देव की पूजा बंद कर दी और फिर से आमुन देव को मुख्य देवता घोषित कर दिया। उसने अपना नाम बदल दिया तूतनखातेन से तूतनखामुन, जिसका मतलब था आमुन देव की जीवित छवि। उसने राजधानी को अमरना से वापस थेब्स शहर में स्थानांतरित किया। यानी इस बच्चे ने अपने पिता के सारे फैसलों को उलट दिया। लेकिन ये सब उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था। वो तो सिर्फ एक कठपुतली था जिसके पीछे वजीर आए और पुजारियों की ताकत काम कर रही थी। तूतनखामुन ने सिर्फ 9 या 10 साल तक शासन किया और फिर साल 1323 ईस्वी में जब वो 19 साल का था, उसकी अचानक मौत हो गई। तो इतनी कम उम्र में राजा की मौत ने सदियों तक इतिहासकारों को उलझाए रखा। क्या उसकी हत्या हुई थी या कोई बीमारी थी या कुछ और? साल 1968 में जब पहली बार तूतनखामुन की मम्मी का एक्सरे किया गया तो उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में हड्डी का एक टुकड़ा तैरता हुआ मिला। दुनिया भर के इतिहासकारों को लगा कि ये तो साफ सबूत है कि तूतनखामुन की हत्या हुई थी। किसी ने उसके सिर पर पीछे से वार किया था और सबसे बड़ा शक वजीर आए और सेनापति होरेम हैब पर गया, क्योंकि तूतनखामुन की मौत के बाद यही दोनों एक एक करके गद्दी पर बैठे थे। लेकिन साल 2005 में जब आधुनिक सीटी स्कैन से मम्मी की दोबारा जांच की गई तो मर्डर थ्योरी पूरी तरह से टूट गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि खोपड़ी का वो टुकड़ा मौत के बाद टूटा था, जब मम्मी बनाने वाले कारीगरों ने लापरवाही से शव को संभाला था। यानी हत्या का कोई सबूत नहीं था। फिर साल 2010 में एक विस्तृत डीएनए जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट से असली सच सामने आया। पता चला कि मौत के कुछ दिन पहले तूतनखामुन के बाएं पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी। उस दौर में एंटीबायोटिक्स नहीं थी। पैर पर घाव सड़ गया और उसमें गैंग्रीन फैल गया। इसके साथ ही राजा के खून में मलेरिया का सबसे खतरनाक पैरासाइट पाया गया। अब सोचिए 19 साल का लड़का जो पहले से ही क्लब फुट की वजह से ठीक से नहीं चल पाता था, उसका पैर टूट गया और घाव सड़ गया और मलेरिया ने उसे अंदर से खा लिया और वो मर गया। शायद उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी कमजोरी थी। उसके माता पिता की सगी रिश्तेदारी की वजह से पैदा हुई थी। तूतनखामुन की मौत अचानक हुई थी और प्राचीन मिस्र के नियमों के मुताबिक मौत के 70 दिनों के भीतर शव को दफनाना जरूरी था। लेकिन तूतनखामुन के लिए कोई भव्य मकबरा पहले से तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि 19 साल का राजा इतनी जल्दी मर जाएगा। इसलिए एक चालाकी की गई। वजीर आए और तूतनखामुन की मौत के बाद अगला फर्राओ बना। उसने अपने लिए बन रहे एक छोटे से मकबरे में तूतनखामुन को दफना दिया। यह मकबरा वैली ऑफ द किंग्स के घाटी के बिल्कुल निचले हिस्से में था और इसी चालाकी से तूतनखामुन की कब्र को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा गया। मम्मी बनाने की प्रक्रिया भी जल्दबाजी में हुई, लेकिन फिर भी उसे शाही तरीके से किया गया। शव से दिमाग को नाक के रास्ते निकाल दिया गया। पेट को काटकर लीवर, फेफड़े और आंतें निकाल दी गई और उन्हें अलग से 4 खास बर्तनों में रख दिया गया। शरीर में सिर्फ दिल को छोड़ा गया, क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि दिल ही अगले जन्म में आत्मा का साथ देता है। शरीर को 40 दिनों तक नाइट्रोन नमक में रखकर सुखाया गया। फिर रेजिन और खुशबूदार तेल लगाकर पट्टियों से लपेट दिया गया। राजा को एक के अंदर एक रखे गए 3 ताबूतों में सुलाया गया। सबसे बाहरी ताबूत पत्थर का था, बीच के 2 ताबूत सोने के पानी चढ़ी लकड़ी के थे और सबसे अंदर का ताबूत 110 किलो शुद्ध ठोस सोने का था। उस सोने के ताबूत के अंदर मम्मी रखी गई और मम्मी के चेहरे पर 11 किलो का शुद्ध सोने का डेप्थ मार्क लगाया गया। और फिर इस पूरे खजाने के साथ तूतनखामुन को उस छोटे से मकबरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे पर मुहर लगाई गई और घाटी के ऊपर से मलबा गिरता गया और धीरे धीरे ये मकबरा दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिप गया और वो सो गया 3300 सालों के लिए। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। मिस्र के बाकी सभी फर्राओं के मकबरे, रामसेस, खोफू, सेती, सब के सब प्राचीन काल में ही लूट लिए गए थे। लुटेरों ने उनके खजाने चुरा लिए थे। मम्मियों को तोड़ दिया गया था और कब्रों को बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन तूतनखामुन का मकबरा बच गया।
आखिर क्यों? तो इसकी वजह ये थी कि तूतनखामुन की मौत के बाद अगले फर्राओ आए और उसके बाद बने हॉरमहेब ने इतिहास के पन्नों से तूतनखामुन का नाम मिटाने की कोशिश की। उन्होंने शाही दस्तावेजों से उसका नाम हटवा दिया, मंदिरों से उसकी मूर्तियां तोड़वा दी गई और उसकी याद को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उस बच्चे राजा को याद रखे जिसकी गद्दी पर उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन यही बात तूतनखामुन के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि जब लोग उसका नाम ही भूल गए तो लुटेरे भी उसकी कब्र को नहीं ढूंढ पाए। और सबसे बड़ी बात, तूतनखामुन का मकबरा छोटा था और बाद में बने फर्राओ रामसेस के मकबरे का मलबा उसके ऊपर गिर गया था। इस मलबे ने तूतनखामुन की कब्र को पूरी तरह से दबा दिया और 3300 सालों तक किसी को पता भी नहीं चला कि घाटी की गहराई में एक मकबरा दबा पड़ा है, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सो रहा है। अब आते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। 1907 मिस्र का लक्सर शहर और एक आदमी जिसका नाम था हावर्ड कार्टर। कार्टर कोई अमीर आदमी नहीं था, वो एक चित्रकार था जिसे मिस्र की प्राचीन कला से बहुत प्यार था। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक जुनून था, तूतनखामुन की कब्र खोजने का जुनून। कार्टर रात भर जागता रहता, पुरानी किताबें पढ़ता, नक्शे देखता। उसे पूरा यकीन था कि तूतनखामुन की कब्र वैली ऑफ द किंग्स में ही कहीं दबी हुई है। लेकिन उसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। वो अकेला था, थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी डायरी में लिखी लाइनें आज भी उसकी तड़प बयान करती है। उसने लिखा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि रेत के नीचे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वो मुझे बुला रहा है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। 1909 में उसकी मुलाकात लॉर्ड कॉर्नवालिस से हुई। कॉर्नवालिस एक बहुत ही अमीर अंग्रेज नवाब था, जिसे मिस्र की पुरानी चीजों से लगाव था। कार्टर की बातें सुनकर उसे उस पर भरोसा हो गया और पैसे देने का वादा किया। बदले में शर्त यह थी कि अगर कब्र मिली तो उसका सारा खजाना कॉर्नवालिस का होगा। कार्टर ने यह शर्त मान ली, क्योंकि उसे खजाने से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ इतिहास से मतलब था और उस फर्राओ से जो उसे सपनों में बुलाता था। लेकिन अगले कई साल बहुत मुश्किल भरे रहे। खुदाई होती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और खुदाई रोकनी पड़ी। 1917 के बाद फिर शुरू हुई, लेकिन नतीजा फिर से वही, सिर्फ रेत, पत्थर और निराशा। 1922 आते आते कॉर्नवालिस का धैर्य खत्म हो चुका था। उसका पैसा भी बहुत बर्बाद हो चुका था। अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो खुदाई हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। कार्टर अंदर से ही टूट गया। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा कि अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो अंदर से सब कुछ मर जाएगा। और फिर अक्टूबर 1922 में उसने दोबारा खुदाई शुरू की और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 1922 की सुबह कार्टर के कैंप में उसका पालतू पक्षी गोल्डी अपने पिंजरे में बंद था और एक प्यारा सा पीला कनारी पक्षी था जिसे कार्टर अपनी खुशकिस्मती मानता था। लेकिन उस सुबह जब मजदूरों ने पिंजरे की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिंजरा खाली था, उसके अंदर गोल्डी की जगह एक कोबरा बैठा हुआ था। वो कोबरा अपना फन फैलाए हुए था, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। मिस्र की संस्कृति में कोबरा सिर्फ एक सांप नहीं है, ये फर्राओ की ताकत और सुरक्षा का प्रतीक है। फर्राओ के मुकुट पर भी कोबरा बना होता था। मजदूरों ने यह देखकर कहा कि कोबरा फर्राओ का संदेश है, यहाँ कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जो भी आगे बढ़ा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कार्टर ने उस कोबरा को मार दिया, मजदूरों को चुप करवा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डर गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज मैंने एक कोबरा मार दिया, शायद ये गलती थी, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकता। और फिर ठीक 3 दिन के बाद 4 नवंबर 1922 की सुबह एक मजदूर की कुदाल जमीन में किसी सख्त चीज से टकराई। वो चीज एक पत्थर की सीढ़ी थी। कार्टर दौड़ कर आया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक के बाद एक 16 सीढ़ियां निकलती गई और सबसे नीचे एक दरवाजा था। वो दरवाजा पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था और उस पर प्राचीन मोहरें लगी हुई थी। वो दरवाजा जो 3300 साल से बंद था।
दरवाजे पर लगी मोहरें बहुत खास थी। उन पर एक सियार और 9 बंधे हुए कैदियों की आकृति बनी हुई थी। ये मिस्र की शाही नेक्रोपोलिस की मोहर थी। इसका मतलब था कि कब्र हजारों साल से बंद पड़ी है और किसी ने नहीं छुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दरवाजे पर एक नाम लिखा हुआ था। जब कार्टर ने वो नाम पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। वो नाम था नेब्खे परूरे तूतनखामुन, यानी वही फराओ जिसकी कब्र को पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। कार्टर वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि आखिरकार मिल गया। लेकिन उसी पल उसके अंदर से एक आवाज आई कि अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ। कार्टर ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। उसने दरवाजे को दोबारा मिट्टी से ढक दिया। अपने स्पॉन्सर कॉर्नवॉन को इंग्लैंड तक भेजा। तार में लिखा कि घाटी में एक शानदार कब्र मिली है जिसकी मोहरें बरकरार हैं और वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन उस रात कार्टर सो नहीं पाया। उसकी डायरी में लिखा था कि जब उसने दरवाजे की मोहरें देखी तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा था कि दरवाजों के पीछे से कोई उसे देख रहा है, और वो सिर्फ उसका डर नहीं था, क्योंकि उस घाटी में रात को हवा भी अलग तरह से चलती है और दूर से सियारों की आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। 26 नवंबर 1922 की रात कार्टर ने दरवाजे के ऊपरी हिस्सों में एक छोटा सा छेद किया। अंदर से गर्म बासी हवा बाहर निकली। ऐसी हवा 3300 सालों से बंद थी। कार्टर ने एक मोमबत्ती जलाकर उस छेद में डाली और अंदर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर वो कुछ नहीं बोल पाया। अंदर सोने की परत चढ़ी हुई चीजें थी, मूर्तियां थी और बक्से थे। लेकिन उस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था जो सबको अपनी तरफ खींच रहा था। कार्टर ने बाद में अपनी डायरी में लिखा कि उस रात किसी ने खाना नहीं खाया, सब चुप थे और चारों तरफ से एक अजीब सी घुटन थी। अगले कुछ दिनों में कब्र के अंदर की दीवारों पर लिखी चेतावनियां पड़ी गई। वहां लिखा था कि जो कोई भी इस फर्राओं की नींद में खलल डालेगा, उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएगी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये श्राप असल में अखबारों ने सनसनी फैलाने के लिए बनाया था, लेकिन मिस्र की संस्कृति में ऐसे श्रापों को बहुत शक्तिशाली माना गया है। पुजारी विशेष अनुष्ठान करके इन्हें सक्रिय करते थे और मानते थे कि फर्राओं की आत्मा इन श्रापों की रक्षा करती है। लेकिन कॉर्नवॉन ने इस श्राप को हंसकर उड़ा दिया। उसने कहा कि ये तो बच्चों की कहानियां हैं, और फिर उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया। तूतनखामुन का मकबरा छोटा था, लेकिन उसके 4 कमरों में से जो कुछ मिला वो दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक थी। कुल 5398 बहुमूल्य वस्तुएं मिली। सोने के सिंहासन, सोने के रथ, सोने के बिस्तर, गहने और मूर्तियां, और यहां तक कि राजा के सोने के सैंडल और उंगलियों के कवर भी मिले। इन सब को निकालने में कार्टर को पूरे 10 साल लग गए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया। वो था एक खंजर। ये खंजर तूतनखामुन की मम्मी की पट्टियों के भीतर उसकी जांघ के पास लिपटा हुआ मिला। बेहद खूबसूरत खंजर जिसकी धार आज भी चमक रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यह खंजर लोहे का बना हुआ था। अब समझिए, तूतनखामुन का काल 1300 ईस्वी पूर्व का था। उस समय मिस्र के लोगों को लोहा पिघलाने की तकनीक ही मालूम नहीं थी। वो तांबे और कांसे का युग था। मिस्र में लोहा बहुत बाद में आया, तो फिर लोहे का खंजर तूतनखामुन के पास कहां से आया? साल 2016 में वैज्ञानिकों ने एक्सरे तकनीक से इस खंजर की जांच की और नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। इस खंजर के लोहे में निकेल और कोबाल्ट की भारी मात्रा पाई गई। ये दोनों चीजें सिर्फ उल्कापिंड के लोहे में पाई जाती हैं। यानी ये खंजर पृथ्वी के लोहे से नहीं, बल्कि किसी उल्कापिंड से बना था जो आसमान से गिरा था। प्राचीन मिस्रवासी इसे आसमान से गिरा लोहा कहते हैं। सोचिए, 3300 साल पहले एक बीमार लंगड़ा फर्राओ जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, उसके पास ऐसा खंजर था जो आसमान से गिरे हुए लोहे से बना था। यह खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये शायद एक ताकत का प्रतीक था, एक रहस्य का प्रतीक था, और शायद एक श्राप भी। फरवरी 1923 आया। खुदाई जारी रही।
एक दिन कॉर्न वॉन कब्र के बाहर बैठे हुए थे, तभी एक मच्छर ने उनके बाएं गाल पर काट लिया। उन्होंने उस जगह को खुजाया और फिर रात को शेविंग करते वक्त गलती से उसी जगह पर रेजल चल गया। छोटा सा कट, लेकिन वो कट जल्दी ही इन्फेक्शन में बदल गया। कुछ दिनों में कॉर्न वॉन को तेज बुखार आया। डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड पॉइजनिंग हो गया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा घाव इतना खतरनाक कैसे हो गया। कॉर्न वॉन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो बिस्तर पर पड़ गए। उनकी बेटी एवलिन ने दिन रात एक कर दिया। वो अपने पिता को दवा देती रही, पानी पिलाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये बीमारी नहीं है, क्योंकि रात को जब सब सो जाते हैं तो उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। एक ठंडी सांस और उसके कानों में फुसफुसाती है। और फिर 5 अप्रैल 1923 की रात आई। रात के करीब 1:45 बजे कॉर्न वॉन अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी और को देख रही थी। उसने कहा कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, वो मुझे बुला रहा है, मैं आ रहा हूँ। और फिर उसकी सांसें बंद हो गई। मौत का वक्त था रात के 2 बजे और ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। लोग घरों से बाहर भागे और उसी वक्त इंग्लैंड में कॉर्न वॉन के घर पर उनके पालतू कुत्तों ने जोर जोर से चीखें मारी। कॉर्न वॉन की मौत के बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई। अखबारों ने छापा कि फर्राओं का श्राप सच है, और फिर एक एक करके जो लोग उस कब्र से जुड़े थे मरने लगे। कुल मिलाकर अगले 10 सालों में कब्र से जुड़े 20 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हर मौत के पीछे एक डर था, एक रहस्य था और एक श्राप की परछाई थी। तो क्या सचमुच फर्राओं का श्राप था या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? कब्र 3300 सालों से बंद थी। अंदर की हवा में जहरीली बैक्टीरिया पनप चुके थे। जब कब्र खोली गई तो ये चीजें बाहर आई। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इसकी चपेट में आ गए, खासकर एक वायरस जिसका नाम था एस्परगिलस फ्लेवस। वो सांस की नली में घुसकर खतरनाक इन्फेक्शन कर सकती है। कुछ शोध कहते हैं कि कब्र की चट्टानों में नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। धीरे धीरे रेडिएशन का असर शरीर पर पड़ता है और कैंसर या दूसरी बीमारियां हो सकती है। सबसे बड़ी बात, जब लोगों को पता चला कि कब्र का श्राप है तो उनके दिमाग में डर बैठ गया। डर की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब मौतें सिर्फ इतनी आसानी से एक्सप्लेन हो सकती है? काहिरा की बिजली का जाना, कुत्ते की चीख, कॉर्न वॉन के आखिरी शब्द, क्या ये सब सिर्फ संयोग थे या कुछ और था? और सबसे बड़ा सबूत खुद हॉवर्ड कार्टर ने मम्मी को छुआ, उसके टुकड़े तक किए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो खोज के बाद 16 साल तक जीवित रहा और 64 साल की उम्र में कैंसर के कारण प्राकृतिक मौत मरी। अगर श्राप सच में था तो कार्टर कैसे बच गया? या शायद कार्टर पर श्राप का असर किसी और तरह से हुआ। कार्टर के करीबी दोस्त ने बताया कि कब्र खोलने के बाद कार्टर कभी भी शांति से नहीं रहे। उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। रात को वो अकेले सोने से डरते थे। उनके घर में आग लग गई थी और उनके कई जरूरी दस्तावेज भी जल गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि कार्टर सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने कभी फर्राओं की मम्मी को नहीं छुआ था, लेकिन उनके आसपास जो भी हुआ वो बच नहीं पाया। और आखिरी वक्त में कार्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उस कब्र के अंदर जो महसूस हुआ वो कभी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बता दिया तो लोग पागल हो जाएंगे। जिस आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज की, उसने अपनी आखिरी सांसों में ये सब कहा कि कब्र के अंदर कुछ ऐसा था जो बताया नहीं जा सकता। क्या था वो? क्या कार्टर ने कुछ देखा था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया? सोचिए, एक राजा जिसे 3300 साल तक कोई छू नहीं पाया, उसकी मम्मी को धूप में रखा गया, उसके जोड़ों को काटा गया और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया गया। क्या ये क्रूरता भी श्राप को बुलाने के लिए काफी थी? आज तूतनखामुन की मम्मी को उसके उसी मूल मकबरे में वापस रख दिया गया है, उसी वैली ऑफ द किंग्स में, उसी छोटे से मकबरे KV62 में रखा गया है। लेकिन अब वो एक खास कांच के बक्से में मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है।
और टेम्परेचर नियंत्रित है। सब कुछ आज मिस्र की राजधानी काहिरा में बने भव्य ग्रांड इजिप्टियन म्यूजियम में रखा हुआ है। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल उसे देखने के लिए आते हैं। वो सोना आज भी चमकता है, वो मुखौटा आज भी अपनी आंखों में सबको देखता है, वो खंजर आज भी अपनी धार रखता है। ये थी तूतनखामुन की पूरी कहानी। एक बीमार बच्चा जो 9 साल की उम्र में राजा बना, 19 साल की उम्र में मर गया। अगले एपिसोड में हम और भी श्रापित चीजों की कहानी सुनाएंगे। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी एक प्राचीन मम्मी, जिसे द अनलकी मम्मी कहा जाता है। कहते हैं कि ये मम्मी सिर्फ देखने वालों के लिए काल बन जाती है। जिसने भी इसे हाथ लगाया उसकी जिंदगी तबाह हो गई। क्या ये मम्मी भी उसी श्राप का हिस्सा है या कोई भयानक राज छुपाए हुए है? अगर आपको ये एपिसोड अंदर से डरा गया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाली चीखें इससे भी ज़्यादा पुरानी, ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा डरावनी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।